नमस्कार। आज हम हिंदी और उर्दू अदब के साहित्य के एक ऐसे बड़े नाम की दुनिया में उतर रहे हैं जिनकी कहानियाँ, जिनके किरदार आज भी हमारे आसपास जिंदा लगते हैं। मुंशी प्रेमचंद। नमस्कार। जी हाँ, प्रेमचंद। हमारे पास उनके जीवन और उनके लेखन पर कुछ बहुत अहम स्रोत हैं। खास तौर पे एक किताब है प्रेमचंद के प्रतिरोधी स्वर। उसके कुछ हिस्से हैं हमारे पास। तो आज हम सिर्फ उनकी जीवनी नहीं दोहराएंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से समझें कि प्रेमचंद की कलम में वो खासियत क्या थी, वो जिसे प्रतिरोध का स्वर कहा जा रहा है, वो असल में क्या था। धनपत राय से प्रेमचंद बनने का सफर और उसका असर। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रेमचंद सिर्फ किस्से नहीं सुना रहे थे, वो तो कह सकते हैं अपने समय के समाज के डॉक्टर थे जो नब्ज पकड़ रहे थे। उनकी कहानियां, उनके उपन्यास वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थे, वो समाज का एक तरह से आईना थे, एक्सरे थे। हाँ, एक्सरे, ये सही शब्द है। हम ये देखेंगे कि कैसे उनके अपने तजुर्बे, मतलब उनके निजी अनुभव और उस समय का जो माहौल था, राजनीतिक, सामाजिक उथल-पुथल और उनकी अपनी सोच, इन सब ने मिलकर उनके लिखने के अंदाज को एक एक खास तेवर दिया। और यही शायद प्रतिरोधी स्वर है। तो ये प्रतिरोध सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत का नहीं था। नहीं नहीं, सिर्फ अंग्रेजों का नहीं, समाज के अंदर जो बुराइयां थी, जो अन्याय था, पाखंड, शोषण, हर तरह की गड़बड़ी के खिलाफ था ये प्रतिरोध। अच्छा, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, खंगालते हैं इन स्रोतों को और समझते हैं प्रेमचंद के इस प्रतिरोध को। शुरुआत उनके जीवन से ही करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, लेखक जो लिखता है कहीं ना कहीं जीता भी है। 1880 में जन्म, लम्ही गांव, बनारस के पास। स्रोत बताते हैं कि बचपन काफी मुश्किलों भरा था। हाँ, मुश्किलें तो बहुत शुरू में ही आ गई। देखिए, सिर्फ 7 साल के थे जब माँ गुजर गईं। फिर 15 के हुए तो पिता का साया भी उड़ गया। और सौतेली माँ का रवैया, घर में गरीबी, इन सब चीजों ने उन्हें उम्र से पहले ही जैसे गंभीर बना दिया। उनके बेटे अमृत राय ने कलम के सिपाही में और पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में इसका जिक्र किया है। वो लिखते हैं कि ये जो शुरू का अकेलापन था, संघर्ष था, वो उनकी कहानियों के किरदारों में उतर आया। अच्छा। जैसे वो गांव में पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी की मूर्ति के पास अकेले बैठे रहते थे। हाँ, बिल्कुल। शायद वही अकेलापन, वही उदासी उनके कई पात्रों की आंखों में हमें दिखती है। और ये संघर्ष सिर्फ अंदरूनी नहीं थे, भावनात्मक ही नहीं थे। पढ़ाई के लिए भी जबरदस्त जद्दोजहद थी। रोज गांव से बनारस शहर 5 मील पैदल आना जाना। जी। और रात में वो मिट्टी के तेल की कुप्पी जलाकर पढ़ते थे। सोचिए जरा। गणित में 2 बार फेल भी हुए। ये छोटी छोटी बातें क्या दिखाती हैं? क्या लगता है ये अनुभव उनके किरदारों को, खासकर गांव के आम इंसानों की जीवट और उनकी मजबूरियों को गढ़ने में काम आए होंगे? अरे निश्चित रूप से। यही अनुभव तो उनका कच्चा माल बने जब वो गोदान में होरी का संघर्ष लिखते हैं या सवा सेर गेहूं के किसान की लाचारी दिखाते हैं, तो उसमें सिर्फ कल्पना नहीं होती, उसमें भोगे हुए सच की एक तपिश महसूस होती है। उन्होंने बहुत कम तनख्वाह पर, महज 18 रुपए महीने पर नौकरी शुरू की, पढ़ाने का काम किया, बाद में बीए भी किया। लेकिन इस पूरे दौर में उन्होंने समाज को बहुत नजदीक से देखा। गांव का किसान, शहर का बाबू, सूद खाने वाला महाजन, धर्म की आड़ में ठगने वाले पंडे पुरोहित। हाँ, बनारस और गोरखपुर का जिक्र आता है। जी बिल्कुल। वहां रहते हुए इन्होंने जो देखा, खासकर पंडे पुरोहितों का व्यवहार, बनियों की चालाकी, इन सब ने धर्म और समाज की बनी बनाई बातों पर उनके यकीन को कहीं ना कहीं हिला दिया। और इसी दौर में, जैसा स्रोत बताते हैं, गांधी जी का भारतीय राजनीति में आना होता है 1915 के आसपास। उनके विचारों का सत्य, अहिंसा, असहयोग प्रेमचंद पर क्या असर पड़ा? क्या ये असर सिर्फ खादी पहने तक ही था या उनके लिखने में भी दिखता है? नहीं नहीं, असर काफी गहरा था। खासकर 1920 के बाद जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो गांधी जी के कहने पर उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी थी। अच्छा। हाँ, और उनके लेखन में भी ये दिखता है। जैसे उनका उपन्यास है रंगभूमि, उसका हीरो है सूरदास, एक अंधा भिखारी। वो एक सिगरेट फैक्ट्री के लिए अपनी जमीन देने से मना कर देता है। वो काफी हद तक गांधी जी के आदर्शों का प्रतीक है, मतलब सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर अन्याय का विरोध करना। लेकिन यहाँ प्रेमचंद की खासियत है, वो गांधीवाद को आंख मूंद कर नहीं अपनाते। सूरदास का अंत बड़ा दुखद होता है। तो शायद प्रेमचंद यथार्थ की जो कठोर जमीन है, उस पर खड़े होकर आदर्शों की सीमाओं को भी देख रहे थे।
वो सिर्फ नारे नहीं लगा रहे थे। और गोर्की का भी जिक्र आता है, रूसी लेखक। हाँ, मैक्सिम गोर्की, उनसे भी वो बहुत प्रभावित थे। गोर्की का जो सामाजिक यथार्थवाद, मजदूरों किसानों के संघर्ष का चित्रण, वो प्रेमचंद की रचनाओं में भी नजर आता है। कहते हैं गोर्की की मौत पर वो बहुत दुखी हुए थे, तो जुड़ाव काफी गहरा था। अच्छा, उनकी लिखने की शुरुआत तो उर्दू में हुई थी, नवाब राय के नाम से। जी हाँ। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि नाम बदलना पड़ा और वो हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखने लगे? ये सोजे वतन वाली कहानी क्या है? हाँ, वो एक अहम घटना है। 1908 में उनका पहला कहानी संग्रह छपा था, उर्दू में ही, सोजे वतन। इसका मतलब है वतन का दर्द, राष्ट्र का दर्द। उसमें देश प्रेम की, राष्ट्रीय भावना की कहानियां थीं। अच्छा। तो अंग्रेज सरकार को ये बात पसंद नहीं आई। उन्हें लगा ये भड़काऊ है, बगावत की बुआ रही है इसमें से। तो हमीरपुर के कलेक्टर ने उन्हें बुलाया, डांटा और उस किताब की जितनी प्रतियां मिली सब जलवा दी। अरे! जी, और चेतावनी दी कि आइंदा ऐसा कुछ न लिखें। इसी घटना के बाद उनके एक दोस्त दयानारायण निगम, जो जमाना पत्रिका निकालते थे, उन्होंने सलाह दी कि नाम बदल कर लिखें। तब उन्होंने प्रेमचंद नाम अपनाया और फिर ज्यादातर हिंदी में लिखने लगे। तो ये एक तरह से सत्ता से उनका पहला सीधा टकराव था। बिल्कुल। और शायद इस घटना ने उनके अंदर के उस प्रतिरोधी स्वर को और पक्का किया और मजबूत किया। अब वो ज्यादा खुलकर, ज्यादा हिम्मत से लिखने लगे थे, और हिंदी में आने से उनका पाठक वर्ग भी बहुत बड़ा हो गया। तो ये प्रतिरोधी स्वर जिसकी बात श्रोत बार बार कर रहे हैं, ये असल में है क्या? क्या ये सिर्फ अंग्रेजी राज का विरोध है, जैसा आपने पहले कहा, कि नहीं? उनके उपन्यासों और कहानियों के जरिए इसे कैसे समझें? आपने रंगभूमि का जिक्र किया, लेकिन गोदान जैसे उपन्यास में ये प्रतिरोध कैसे दिखता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, प्रेमचंद का प्रतिरोध जो है वो कई स्तरों पर है। ये सिर्फ राजनीतिक गुलामी के खिलाफ नहीं है, ये समाज के अंदर जो ढांचा बना हुआ है अन्याय का, शोषण का, उसके खिलाफ भी है। अब गोदान 1936 को ही लीजिए। हाँ, गोदान तो मतलब जी क्लासिक माना जाता है। जी, उनका महाकाव्य कहा जाता है। उसमें होरी नाम का एक किसान है, उसकी बस एक इच्छा है कि इसके दरवाजे पर एक गाय बंधी हो, हम्म। और इसी एक इच्छा के पीछे वो जिंदगी भर कर्ज के जाल में फंसता चला जाता है, पिसता चला जाता है। अब यहाँ प्रेमचंद सीधे सीधे अंग्रेजों के खिलाफ नारे नहीं लगा रहे, लेकिन वो उस पूरी व्यवस्था को, जमींदारी प्रथा, महाजनों का सूदखोरी वाला जाल, जाति पाति का भेदभाव, सरकारी अमलों का भ्रष्टाचार, उस पूरी मशीनरी को उघाड़ कर रख देते हैं जो किसान को पीस रही है। अच्छा। तो ये जो यथार्थ का नंगा चित्रण है, यही अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली प्रतिरोध है। वो दिखाते हैं कि कैसे धर्म, कैसे समाज, कैसे राज, सब मिलकर आम आदमी का शोषण कर रहे हैं। यानी वो समस्या की जड़ पर चोट कर रहे थे, सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं। और ये सिर्फ किसानों की बात नहीं थी ना। उनके शुरुआती उपन्यास जैसे सेवा सदन, जो हिंदी में शायद 1916 में आया, उसमें वेश्या समस्या और दहेज जैसे मुद्दे थे। उस जमाने में ये सब लिखना ही बहुत बड़ी बात रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। 1914-15 के आसपास ऐसे विषय पर लिखना ही अपने आप में एक प्रगतिशील कदम था, एक प्रतिरोध था। सेवा सदन की सुमन की कहानी हो या फिर निर्मला 1927 की कहानी, जो दहेज और बेमेल शादी की शिकार होती है और किस तरह शक उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। हाँ, निर्मला तो बहुत दुखद है। जी। या फिर गबन 1930 की जालपा, जो गहनों के पीछे इतनी पागल है कि अपने पति रमानाथ को मुश्किल में डाल देती है। इन सब में प्रेमचंद औरतों के नजरिए से समाज की जो सड़ी गली मान्यताएं हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये पितृसत्ता के खिलाफ भी एक प्रतिरोध था। हाँ, कह सकते हैं। पितृसत्तात्मक सोच और उसके कारण औरतों पर जो बंदिशें थीं, जो मजबूरियां थीं, उनके खिलाफ ये एक आवाज थी। और देखिए, कर्मभूमि 1932 तक आते आते तो सुखदा और मुन्नी जैसे पात्र सिर्फ घर में संघर्ष नहीं कर रहे, वो बाहर निकलकर आजादी की लड़ाई में भी हिस्सा ले रहे हैं। ये उस वक्त की जो नई चेतना जाग रही थी औरतों में, उसको दिखाता है। उपन्यासों के अलावा उनकी कहानियां भी तो उतनी ही दमदार हैं। हाँ। कफन 1936 कहानी, उसको तो कई लोग उनके यथार्थवाद का शखर मानते हैं। घीसू और माधव, वो जो संवेदनहीनता है, वो पढ़कर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या ये कहानी गरीबी और भूख के खिलाफ एक चीख है? कफन यकीनन एक बहुत विचलित करने वाली कहानी है। वो ये दिखाती है कि कैसे भयानक गरीबी इंसान को इंसानियत के दर्जे से भी नीचे गिरा सकती है। हाँ। वो बाप बेटे अपनी बहू या पत्नी के कफन के लिए जो पैसे जमा करते हैं, उसकी शराब पी जाते हैं। अब यहाँ प्रेमचंद कोई उपदेश नहीं दे रहे, कोई आदर्श नहीं बता रहे, वो बस समाज का वो घिनौना चेहरा दिखा रहे हैं जिसे हम अक्सर देखना नहीं चाहते। तो ये भी प्रतिरोध है। हाँ, ये
उस व्यवस्था पर एक तीखा कटाक्ष है, एक प्रतिरोध है जो इंसानों को इस हाल तक पहुंचा देती है। और जाति व्यवस्था पर, उस पर भी उनका प्रहार बहुत सीधा और तीखा था। ठाकुर का कुआं या सदगति जैसी कहानियां, वो तो आज भी सच लगती हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल। ठाकुर का कुआं में गंगी, एक दलित औरत, सिर्फ एक लोटा साफ पानी भरने के लिए अपनी जान खतरे में डालती है। क्यों? क्योंकि उसे ऊंची जाति वालों के कुएं पर चढ़ने की मनाही है। और सदगति में दुखी चमार बेचारा पंडित जी के यहाँ बेगार करते करते मर जाता है, और मरने के बाद भी उसकी लाश का जो अपमान होता है। इन कहानियों में प्रेमचंद दलितों की पीड़ा, उनके साथ होने वाले क्रूर बर्ताव को पूरी ईमानदारी और शिद्दत से सामने लाते हैं। उनका ये प्रतिरोध असल में इंसान की गरिमा और बराबरी के हक के लिए था। और स्रोत बताते हैं कि उनकी पहली कहानी और आखिरी दौर के प्रमुख रचनाएं, जैसे कफन और गोदान, ये सब कहीं ना कहीं समाज के सबसे दबे कुचले तबके के जीवन से जुड़ी थीं। जी, ये एक दिलचस्प बात है। उन्होंने शुरुआत भी वहीं से की और अंत भी। लेकिन क्या उनका सारा लेखन सिर्फ अंधेरा ही दिखाता है? मतलब दुख, संघर्ष, शोषण। क्या उम्मीद की कोई बात, कोई आदर्श भी था उनके यहाँ? जैसे पंच परमेश्वर या ईदगाह जैसी कहानियों का भी तो नाम आता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंधेरा ही है। प्रेमचंद सिर्फ यथार्थवादी नहीं थे। खासकर अपने शुरुआती और बीच के दौर के लेखन में वो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी थे। मतलब यथार्थ दिखाते थे, लेकिन एक आदर्श की तरफ इशारा भी करते थे। अच्छा। जैसे पंच परमेश्वर है, उसमें जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की कहानी है। वो ये दिखाती है कि पंच की कुर्सी पर बैठकर आदमी अपनी निजी दोस्ती दुश्मनी भूल जाता है, न्याय सबसे ऊपर हो जाता है। हाँ। या ईदगाह का छोटा सा हामिद, वो मेले में अपने लिए मिठाई या खिलौने नहीं खरीदता, बल्कि अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा खरीदता है ताकि रोटी सेंकते समय उनका हाथ न जले। ये कितना बड़ा त्याग है, कितना गहरा मनोविज्ञान है बच्चे का। हाँ, वो तो बहुत प्यारी कहानी है। या बड़े घर की बेटी की आनंदी, जो अपने घर को टूटने से बचा लेती है। तो हाँ, प्रेमचंद मानवीय अच्छाई, त्याग, न्याय, परिवार की एकता, इन मूल्यों में विश्वास रखते थे और उन्हें अपनी रचनाओं में जगह भी देते थे। लेकिन हाँ, शायद जिंदगी के आखिरी सालों में गोदान और कफन तक आते आते यथार्थ का जो कड़वा सच था, वो ज्यादा हावी हो गया था उनके लेखन पर। अगर हम उस दौर को देखें जब प्रेमचंद लिख रहे थे, मतलब मोटे तौर पर 1905 से 1936 के बीच, तो भारत में बहुत कुछ हो रहा था। आज़ादी की लड़ाई तेज हो रही थी, कांग्रेस काम कर रही थी, गांधी जी आ चुके थे, समाज सुधार के आंदोलन चल रहे थे, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, ये सब घटनाएं हो रही थीं। ये जो ऐतिहासिक उथल-पुथल थी, ये उनके लेखन में कैसे दिखती है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। ये पृष्ठभूमि उनके लेखन की आत्मा है एक तरह से। जैसा हमने पहले बात की, रंगभूमि में गांधी जी के आंदोलन का असर साफ है। कर्मभूमि में तो सीधे सीधे स्वतंत्रता आंदोलन, मंदिर में दलितों के प्रवेश का आंदोलन, किसानों का लगान न देने का संघर्ष, ये सब कहानी का हिस्सा है। प्रेमाश्रम 1922 उपन्यास है, उसमें किसान जमींदारों के खिलाफ एकजुट होते हैं। ये उस दौर के किसान आंदोलनों और कुछ हद तक शायद रूसी क्रांति के असर को भी दिखाता है। तो उनका लिखना हवा में नहीं था, वो अपने समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर हलचल से गहरे जुड़े हुए थे। मतलब 1905 का बंग भंग आंदोलन। हाँ, उसके बाद जो राष्ट्रीयता की लहर उठी, वो सोजे वतन की कहानियों में झलकती हैं। फिर 1919 का जलियांवाला बाग कांड, ऐसी घटनाओं ने यकीनन उस पूरी पीढ़ी के लेखकों को झकझोरा होगा, प्रेमचंद को भी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि प्रेमचंद का जो प्रतिरोधी स्वर था, वो कोई बनावटी चीज नहीं थी। वो उनके किरदारों के संघर्षों में, समाज की जो टेढ़ी मेढ़ी बातें थीं उनके चित्रण में, और अन्याय के खिलाफ जो उनकी आवाज उठी, उसी में रचा बसा था, है ना? बिल्कुल। उन्होंने हिंदी साहित्य को सिर्फ कहानियां या उपन्यास नहीं दिए, उन्होंने उसे आम आदमी से जोड़ा, जमीन से जोड़ा, उसे सामाजिक चिंताओं से जोड़ा। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और उनकी विरासत सिर्फ हिंदी या उर्दू तक ही नहीं रही, उनकी रचनाएं दुनिया की कई भाषाओं में अनुवादित हुईं। सोवियत संघ जैसे देशों में तो कहते हैं टैगोर के बाद वो सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले भारतीय लेखक थे। अच्छा। और वो आज भी प्रासंगिक हैं। क्यों? क्योंकि जिन समस्याओं की उन्होंने बात की, गरीबी, शोषण, भ्रष्टाचार, जातिवाद, मजहबी झगड़े, औरतों के अधिकार, वो आज भी हमारे समाज में किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। हाँ, रूप बदल गया होगा शायद। बिल्कुल, रूप बदल गए होंगे, तरीके बदल गए होंगे, लेकिन चुनौतियां तो हैं। उनका साहित्य आज भी हमें आईना दिखाता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है। वो सचमुच में कलम के सिपाही थे, अपनी कलम से लड़ाई लड़ रहे थे समाज की। उन्होंने सच को वैसा ही दिखाया जैसा वो था,
बिना किसी चाशनी के, बिना किसी लाभ लपेट के, और शायद इसीलिए उनका काम आज भी उतना ही असरदार लगता है, उतना ही तीखा लगता है। जी। तो चलते चलते एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जैसा कि इन स्रोतों को पढ़कर और आपसे बात करके मन में आ रहा है, प्रेमचंद ने जिन सामाजिक बुराइयों और शोषण के ढांचों को लगभग 100 साल पहले उजागर किया था, क्या वो आज पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, या उन्होंने बस अपना रूप बदल लिया है? शायद ज्यादा महीन, ज्यादा पेचीदा रूप, जिन्हें पहचानना और भी मुश्किल हो गया है। इस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।